Good morning, class. Okay, ji. So what we have discussed in the last class, I think osmosis, diffusion, and osmotic pressure, reverse osmosis, application of reverse osmosis, types of semi permeable membrane. ठीक, फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी. ठीक है, अभी आप ध्यान रखना, अभी हम जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं. सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने ना तो डिसोसिएशन कंसिडर करा है, ना तो हमने एसोसिएशन कंसिडर करा है, ना हमने सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कंसिडर करा है. नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. एक बार ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म होने के बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे. वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हुए फिर हम दोबारा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन देखेंगे. तो अभी आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो लिखो, आप हेडिंग डालो, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है ना. लेट्स से मैंने आपके सामने एक सेल रखा. ठीक है जी, मैंने आपके सामने सेल रखा. सेल की जो वॉल है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है बेसिकली. बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है. और जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उस फ्लूइड को मैंने बोल दिया सेल सैप. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है, सेल लो और उठा के पानी में डाल दो. सेल लिया आपने, उठा के उसको वाटर में रख दिया. होगा क्या, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गई, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, और ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये एसपीएम की तरह एक्ट करेगी, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और हमने पढ़ा था जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसकी क्या खासियत होती है कि वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है अपने में से. तो वाटर अंदर से बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा? बाहर से अंदर जाएगा. मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्मोसिस के अंदर, इन ऑस्मोसिस देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और यू कैन से फ्रॉम हाई सॉल्वेंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. तो वाटर का फ्लो बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा. और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हिमोलिसिस. लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिमोलिसिस. क्लियर है इतना? अब एक बात बताओ, जब वाटर आपका बाहर से अंदर जाना शुरू करेगा तो अंदर तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा. उस प्रेशर डेवलप होने की वजह से सेल आपका क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है. उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर, TURGOR. ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गए. अब आपने क्या करना है, पहले वाले केस के अंदर इस सेल को उठा के आपने पानी में ऐड करा. अब आपने पानी में नहीं ऐड करना, अब आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ऐड करना है. NaCl के सॉल्यूशन में ऐड कर दो तो क्या होगा, अब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, अंदर कंसंट्रेशन आपने कम कर दी, मतलब ऑटोमेटिकली कम है, वो नेचुरली कम है. बाहर आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर दिया, तो सॉल्यूशन जब कंसंट्रेटेड बाहर होगा तो बाहर वाटर का अमाउंट कम होगा, अंदर सॉल्यूशन है लेस कंसंट्रेटेड, मतलब वाटर का अमाउंट ज़्यादा है. तो वाटर अब यहाँ से बाहर फ्लो होना शुरू हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन. लिखो अब, इसमें आप लिख लो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स depends largely on the phenomena of osmosis. The growth of plants and animals depends largely on the phenomena of osmosis. The growth of plants and animals depends largely on the phenomena of osmosis. Full stop करते हुए, plants and animal bodies, plants and animal bodies are composed of, plants and animal bodies are composed of a very large number of microscopic units. Plants and animal bodies are composed of a very large number of microscopic units.
called cells. Plants and animals bodies are composed of a very large number of microscopic units called cells. Full stop करते हुए, cell contains a fluid, cell sap. Cell contains a fluid, cell sap. Cell contains a fluid, in bracket लिख लो cell sap, and its wall is composed of a living cytoplasmic membrane. And its wall is composed of a living cytoplasmic membrane which is semi-permeable. बस है ना, ये इसके बारे में बात कर लिया. अब नेक्स्ट लाइन से लिखो. If a cell comes in contact with water, if a cell comes in contact with the water, if a cell comes in contact with water or some dilute solution, comma करके, the osmotic pressure of which is less than. If a cell comes in contact with water or some dilute solution, the osmotic pressure of which is less than that of cell sap. If a cell comes in contact with water or some dilute solution, comma करके, the osmotic pressure of which is less than that of cell sap, comma, there will be a tendency of water to enter into the cell. There will be a tendency of water to enter into the cell through the cell wall. There will be a tendency of water to enter into the cell through the cell wall. Full stop करते हुए, this causes rupturing of the cell. This causes rupturing of the cell. This causes rupturing of the cell, comma करके, a process known as hemolysis. एक लाइन वहां पे लिखी हुई है ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पे, उसने बोला हुआ है कम ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर. एक बार उसको समझ लेते हैं. देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों ने क्या सीखा था? पाई इज इक्वल टू CRT, यही सीखा था. हमें पता है अगर मैं T टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूँ, R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज कंसंट्रेशन. और ये जो कंसंट्रेशन है ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है. आप कंसंट्रेशन को घटाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो घटेगा, और कंसंट्रेशन को गलत बोल दिया मैंने. कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन को घटाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा. अब सुनो जरा, आपके पहले पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप सेल को वाटर में उठा के डाल दो या डाइल्यूट सॉल्यूशन में उठा के डाल दो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है. अब खुद सोचो, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर तो कंसंट्रेशन कम और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा. डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम.
यानी कि बाहर जो सॉल्यूशन आप लोगों ने रखा था, वाटर रखा था या डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा था, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम था और अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था। ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखो। कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? हीमोलिसिस तक लिखा है, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से। द प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल, द प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड द सेल due to the inflow of water, the pressure developed inside the cell due to the inflow of water into it, the pressure developed inside the cell due to the inflow of water into it is called turgor, TURGOR, है ना। वाटर अंदर जाएगा तो प्रेशर डेवलप होने लग जाएगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपकी रप्चर कर जाती है, तो उस प्रेशर को क्या बोला गया है? टर्गर। ठीक है जी। अब अगली लाइन से लिखो, क्या नहीं रहा, क्या रह गया अगले? TURGOR, TURGOR। फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, if the cell comes in contact with the solution, if the cell comes in contact with the solution, if the cell comes in contact with a solution of higher osmotic pressure, if the cell comes in contact with a solution of higher osmotic pressure, the cell would shrink, the cell would shrink due to going out of water, the cell would shrink due to going out of water from the cell wall. If the cell comes in contact with a solution of higher osmotic pressure, the cell would shrink due to going out of water from the cell through the cell wall. If the cell comes in contact with a solution of higher osmotic pressure, the cell would shrink due to going out of water from the cell through the cell wall. This shrinking of the cell, this shrinking of the cell, this shrinking of the cell is called plasmolysis. This shrinking of the cell is called plasmolysis और क्रीनेशन। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं, हिम्मत रखो, बस मैक्सिमम 3 क्लासेस, हिम्मत रखो। वैसे तो मुझे और आपको डिटेल में कराना था वेंट ऑफ फैक्टर, बट आप लोग चाह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। इसका एक लाइन लिखो पहले आप। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ड्यू टू डिफरेंट स्पीशीज, the salt concentration in blood plasma due to different species present in it, due to different species present in it is equivalent to 0.9%. The salt concentration in blood plasma due to different species present in it is equivalent to 0.9%, is equivalent to 0.9% aqueous solution of NaCl. aqueous solution of NaCl, ब्रैकेट में लिख लो मास बाय वॉल्यूम, ब्रैकेट में आप लिख लो मास बाय वॉल्यूम। अब सुनो जरा मेरा पॉइंट, मैंने आपको क्या पॉइंट लिखवाया है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसके बराबर रखी गई है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में लिख दिया मास बाय वॉल्यूम। यही बोला गया। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आरबीसीज होंगे, आरबीसीज बोले तो रेड ब्लड सेल, आरबीसीज बोले तो रेड ब्लड सेल। एक मिनट,
सॉरी, एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू, इसलिए मुझे बोर्ड चेंज करना पड़ा। हाँ जी, क्या कह रहे थे हम आपको? मैंने आपको बोला कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो भी सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर रखी गई है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन के। ऐसा ही कुछ बोला था मैंने, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन करवाया आप लोगों को? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम इज बेसिकली वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। अब जरा पॉइंट को समझने की कोशिश करना। आपने क्या करना है, आरबीसी लो जिसकी कंसंट्रेशन आपने मान ली है, मतलब ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है इज इक्विवेलेंट टू 0.9%, आपने आरबीसी ले लिया। अब आपने क्या करना है, आरबीसी को उठा के ऐसे सॉल्यूशन में डालना है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, 0.9% से ज्यादा है, 0.9% ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। सही बोला? आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर का फ्लो कहां से कहां होगा? यहां से यहां होगा, यहां से यहां होगा। अरे अंदर कंसंट्रेशन कम है ना, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है? वाटर का ज्यादा, तो यहां से यहां होगा, यहां से यहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो, इसको इसके लिए टर्म होती है हाइपरटोनिक। वो कैसे याद करूं? जब आप लोगों को गुस्सा आता है तो आप लोग क्या करते हो? मतलब कोई बंदा आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर जल्दी से गुस्सा कर जाता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो? हाइपर। हाँ बोलते रहे यार, बात बात पे वो हाइपर हो जाता है, गुस्सा बढ़ा लेता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशंस को मैं बोलूँगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, वो वाला केस भी ले लेते हैं। कंसंट्रेशन कम कर दी मैंने, 0.9 से कम कर दी मैंने, 0.9 से कम कर दी मैंने कंसंट्रेशन, और उठा के आरबीसी को डाल दिया, तो अब की बाहर कंसंट्रेशन कम हो गई है, सेल के अंदर ज़्यादा है। वाटर का फ्लो कहाँ से होगा? बाहर से अंदर होगा। बाकी आपको पता है हिमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, वो दोनों टर्म समझ चुके हो। और ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 0.9 से कम होती है उन्हें हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलो लिख लो इसके अंदर फटाफट से। अभी तक आपने क्या लिखा था? द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ड्यू टू डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन इट इज इक्विवेलेंट टू 0.9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ब्रैकेट में मैंने बोला था मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट लाइन से लिखो पहला पॉइंट। A 0.9% solution, a 0.9% solution of pure NaCl, a 0.9% solution of pure NaCl is isotonic. A 0.9% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cells. A 0.9% solution of pure NaCl is isotonic with human red blood cells. Therefore, in this solution, RBC neither swell. Therefore, in this solution, RBC neither swell nor undergo plasmolysis. Therefore, RBC in this solution neither swell nor undergo plasmolysis. आइसोटोनिक सॉल्यूशन करा चुका हूं ना एक बारी आप लोगों को। हाँ जी लिखो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बता दिया था मैंने आप लोगों को, नहीं बताया था? तो सुन लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, आइसोटोनिक भी लिखवा दूंगा अभी मैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस whose osmotic pressures are same. आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। जैसे आपने दो सॉल्यूशन ले लिए, पहले वाले सॉल्यूशन का पाई इज इक्वल टू CRT, पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 बोल देता हूं,
कंसंट्रेशन 1 बोल देता हूँ, आर तो आपका कांस्टेंट है, टी भी आपका कांस्टेंट है, दोनों सॉल्यूशन को आप किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे लोगे। अब आप दूसरा सॉल्यूशन लो, पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। मैंने क्या बोला, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों को बराबर कर दो। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो C1RT इज इक्वल टू C2RT। ठीक है, T से T कैंसिल, R से R कैंसिल, तो C1 भी C2 के बराबर हो गया। तो जाहिर सी बात है ब्लड प्लाज्मा की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको मैंने किसके इक्विवेलेंट माना है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो अगर आप आरबीसी को उठा के 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रखोगे तो ना तो हीमोलिसिस होगा ना तो प्लाज्मोलिसिस होगा, नीदर स्वेल नॉट श्रिंकिंग विल अकर। यही पॉइंट लिखवाया मैंने आपको। ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट करो, बाद में इसे लिखना। आगे लिखो, अ प्योर NaCl सॉल्यूशन, a pure NaCl solution with concentration, a pure NaCl solution with concentration less than 0.9%, a pure NaCl solution with concentration less than 0.9% is called hypotonic solution। बताया था ना मैंने, 0.9% NaCl सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लोगे तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अ प्योर NaCl सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फुल स्टॉप करते हुए, ऑन प्लेसिंग आरबीसी इन दिस सॉल्यूशन, on placing RBC in this solution, they will swell and even burst, they will swell and even burst, they will swell and even burst। ठीक है, ये बता दिया था। नेक्स्ट लाइन से लिखो, a pure NaCl solution, a pure NaCl solution with concentration, a pure NaCl solution with concentration more than 0.9%, a pure NaCl solution with concentration more than 0.9% is called hypertonic solution। A pure NaCl solution with concentration more than 0.9% is called hypertonic solution। A pure NaCl solution with concentration more than 0.9% is called hypertonic solution। फुल स्टॉप करते हुए, on placing RBCs in this solution, on placing RBCs in this solution, they shrink due to plasmolysis। On placing RBCs in this solution, they shrink due to plasmolysis। अब आप हेडिंग डालो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, अब आप हेडिंग डालो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आप लिख लो डेफिनेशन, सच सॉल्यूशंस विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सच solutions which have the same osmotic pressure at the same temperature, such solutions which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solutions। Such solutions which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solutions। फुल स्टॉप करते हुए, thus two isotonic solutions are also isoosmotic। Thus two isotonic solutions are also isoosmotic, अब ये उतार लो।
कॉपीड? क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर calculate the osmotic pressure at 273 Kelvin of a 5% solution of urea. 5% solution of यूरिया। मोलर मास आपको यूरिया का दे रखा है 60। मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60। ब्रैकेट में आर की वैल्यू भी दे रखी है, आर इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन। आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और क्या दे रखा है? मोलर मास दे रखा है यूरिया का। मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60। और क्या दे रखा है? पाई फाइंड करना है, आपने पाई फाइंड करना है। सी मिसिंग है, सी कॉन्सेंट्रेशन मिसिंग है ना। बट आपको एक और चीज भी दे रखी है 5% सॉल्यूशन, आगे कुछ मेंशन नहीं करा। 5% परसेंटेज बाय मास है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, या W/V है। तीन चीजें सिखाई थी ना, वेट बाय वेट, V बाई वी, W बाई वी, मैंशन ही नहीं कर रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको सॉल्यूशन की परसेंटेज दे रखी हो, आप खुद से W बाई वी लेंगे। तो W बाई वी का मतलब क्या हो जाएगा? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, तो W भी आ गया 5 ग्राम। ठीक है जी, V आ गया सॉल्यूशन का 100 ml। ठीक है जी, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप इसको लीटर में करना चाहते हो तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, 0.1 लीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहोगे सॉल्यूट के, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 5, मोलर मास इज 60। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई इज इक्वल टू CRT। पाई आपने कैलकुलेट करना है, C इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V इंटू R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू V। यहाँ R आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा। गिवन मास इज 5, मोलर मास इज 60, वॉल्यूम हो गया 0.1, R की वैल्यू हो गई 0.0821, T हो गया 273 केल्विन। ठीक है जी, तो पाई कितना हो जाएगा आपका लीटर में, सॉरी ATM में आंसर आएगा। करो फटाफट से। Write down the next heading, abnormal molecular masses. Write down the next heading. ये सॉल्व हो गया? Write down the next heading, abnormal molecular masses.
बढ़े आगे, ये हुआ सॉल्व, समझ आया? देखो जी आगे देखो, चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर दी हमने। मैंने थोड़ी सी एक दो एप्लीकेशंस दिखा दी आपको, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर देख लिया हमने, बाकी अच्छे से डिस्कस करा है, और भी एक दो एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की तरफ जंप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है। पहले आप मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी, ठीक है जी, लिख दिया मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो एक रिलेशन देखते हैं दोबारा से, इसी वाले रिलेशन को पिक कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही था ना फॉर्मूला, और मुझे पता है सी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी, इधर वी आ जाएगा, इधर पाई आ जाएगा। ये समझ आया? आप जरा ध्यान से देखो, अगर टी भी कांस्टेंट कर दूं, आर वैसे ही कांस्टेंट होता है, वी भी कांस्टेंट मान लो, डब्ल्यू भी कांस्टेंट मान लो, मतलब मैंने वेट पुट कर दिया, वी भी रख दिया, आर भी रख दिया, टी भी रख दिया, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पाई इनवर्स रिलेशन में आ रहा है मॉलिक्यूलर मास के। तो मैं जनरली एक पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कह सकता हूं। ठीक है जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। अरे हाँ हूं करो। चलो अब देखते हैं, पहला एग्जांपल ले रहा हूं केसीएल का, मतलब बेसिकली डिसोसिएशन वाला एग्जांपल ले रहा हूं। तो NaCl लेते हैं, चलो NaCl लिया, डिसोशिएट कर दिया Na प्लस और Cl माइनस में, यही आएगा। अच्छा वैसे NaCl का मोलर मास बताओ आप मुझे, NaCl का मोलर मास इज, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, जब आप सॉल्व करेंगे 58.5। कहने का मतलब ये है, जब आप NaCl का मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 58.5 आना चाहिए, है ना। चलो अब इधर देखो, NaCl डिसोशिएट करके आपको Na प्लस और Cl माइनस दे रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए या घट गए, बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास भी कम हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो यहां से मैं कंक्लूड ये करूंगा कि NaCl का मास तो आना चाहिए था 58.5, पर मेरे को पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मुझे ये भी पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो इन दो रिलेशन को यूज करते हुए मैंने जब NaCl का मास कैलकुलेट करा यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इतना ना आके इसका मास आधा आया, कम आया। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अभी कंक्लूड करेंगे, समझते जाओ। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल पिक करता हूं, दूसरे एग्जांपल के अंदर मैंने क्या लिया, लेट्स से बेंजोइक एसिड, नहीं एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। ठीक है जी, एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पे जो एसिटिक एसिड है एसोसिएट करेगा, तो यहां कर रहा हूं ट्वाइस, एसोसिएशन करा रहा हूं, और क्या हो जाएगा CH3COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक चीज आप ये ध्यान रखना, एसोसिएशन हमेशा नॉन एक्वस सॉल्वेंट में होगा, ये लाइन सब लिखवाऊंगा मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं। एसोसिएशन जब भी आप करवाओगे तो एक्वस में नहीं होगा, नॉन एक्वस केसेस के अंदर होगा, वाटर के अलावा आप कोई दूसरा सॉल्वेंट डालोगे तब होगा। ठीक है जी, आपने एसोसिएट करा दिया, मुझे देख के बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए या घट गए, घट गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे घट गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पे घट गए,
जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट गई, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट गई। ठीक है जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी तो हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, तो हमने देखा कि जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी तो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। जरा एक बार ही देखते हैं कि एसिडिक एसिड का मोलर मास होता कितना है। ठीक है ना, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड इज 60। 2 कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं 12 इंटू 2, 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं 4 इंटू 1, 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं 16 इंटू 2, 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो कैलकुलेट करके एसिडिक एसिड का जो मोलर मास था वो 60 आना चाहिए था। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसिडिक एसिड का मोलर मास जब मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करूंगा तो 60 आना चाहिए, बट जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके एसिडिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करा, मेक श्योर एसिडिक एसिड को आपने नॉन एक्वस में डाला हुआ, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब मैंने एसिडिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करा यूजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बढ़ रहा है ना, यहाँ पे ज्यादा आता है। वैसे मैं बता देता हूँ डबल आता है, यहाँ पे कम आ गया था। एक बार इधर भी कर देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहां बढ़ा था तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यहां पे बढ़ गई। फिर मुझे पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के। अभी आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। यानी कि जब मैंने NaCl का डिसोसिएशन वाला केस लिया तो डिसोसिएशन के अंदर मेरा मॉलिक्यूलर मास कम आ रहा था। कितना आता है वैसे अभी बताता हूँ, उधर हाफ हो जाता है। हम वो देखेंगे हाफ कैसे होता है, डबल कैसे होता है, सब देखेंगे हम। इस केस में मॉलिक्यूलर मास घटा, आना कितना चाहिए था इतना, आया कितना कम, कम कितना हाफ आया। फिर हम इधर गए एसोसिएशन वाले केस के अंदर, एसोसिएशन केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे घट गए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। मतलब आना चाहिए, आना कितना चाहिए था 60, आ कितना गया, बढ़ गया। कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास आपका नॉर्मली इधर 58.5 आना चाहिए था, नॉर्मली इधर 60 आना चाहिए था, बट उधर कम आया, इधर ज़्यादा आया। मतलब नॉर्मल से हटके एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से हटके एक डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो पहले आप इसे उतारो फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लिखो जी एबनॉर्मल मोलर मास। When the molecular mass of a substance, when the molecular mass of the substance determined, when the molecular mass of a substance determined by studying, when the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative properties, when the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative properties comes out to be different, when the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative properties comes out to be different than the theoretically expected value, comma, the substance is said to show abnormal molecular mass.
The substance is said to show abnormal molecular mass. When the molecular mass of a substance determined by studying any of the colligative properties comes out to be different from the theoretically expected value, then the substance is said to show abnormal molecular mass. समझ आ गया? अब सुनो, अभी तक आपने जितनी भी colligative properties पढ़ी है, जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, सब के सब सभी में, सभी सॉल्यूशंस में, सभी क्वेश्चंस में आप लोगों ने डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसिडर करा था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, 2 करे हैं, 5 करे हैं, 10 करे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस करे हैं, सभी के अंदर आपने सॉल्यूशंस को डाइल्यूट कंसिडर करा है, बोले तो आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर करा है। ना तो मैंने कोई डिसोसिएशन कंसिडर करा, ना तो मैंने कोई एसोसिएशन कंसिडर करा, ना तो मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंसिडर करा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट पार्टिकल पास आ जाते हैं। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल पास आ जाएंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सभी केसेस हमने कंसिडर नहीं करे। अब हम ये सभी केसेस को कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करें? वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर ही आपको बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो किसकी हेल्प से बताओगे? वेंट ऑफ फैक्टर की हेल्प से बताओगे, ठीक है ना। तो लिखो आप, इसमें लिखो द वेरियस रिलेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द वेरियस रिलेशंस फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड गुड। The various relations for the colligative properties hold good only for dilute solutions. Only for dilute solutions which act as ideal solutions. ठीक है जी? The various relations for the colligative properties hold good only for dilute solutions which act as ideal solutions. Which act as ideal solution. Thus, even when the solute is non-volatile, comma non-electrolytic, comma non-electrolytic, comma non-associated. Thus, even when the solute is non-volatile, comma non-electrolytic, comma non-associated and non-dissociated, है ना। यही तो सारे कैसे कंसिडर करें? ना तो हमने कोई ना तो हमने एसोसिएशन कंसिडर करा, ना तो हमने डिसोसिएशन कंसिडर करा, ना तो हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंसिडर करा, और सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, ठीक है ना। आगे लिखो कॉमा करके, deviations from the theoretically expected values, deviations from the theoretically expected values of colligative properties, deviations from the theoretically expected values of colligative properties and molecular masses, deviations from theoretically expected values of colligative properties and molecular masses are observed at higher concentrations. Theoretically expected values of colligative property, theoretically expected values of colligative properties and molecular masses are observed at higher concentrations. Theoretically expected values of colligative properties and molecular masses are observed at higher concentrations. Because at higher concentrations, the molecules are so close, because at higher concentrations the molecules are so close, because at higher concentrations the molecules are so close to each other, the molecules are so close to each other that they are exert
that they exert appreciable molecular forces, that they exert appreciable molecular forces of attraction, that they exert appreciable molecular forces of attraction resulting into the deviations from ideal behavior, resulting into the deviations from ideal behavior. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिख लो, abnormal molecular masses are observed in any of the following cases. Abnormal molecular masses are observed in any one of the following cases. पहला केस लिखो, when the solution is non-ideal, when the solution is non-ideal, that is the solution is not dilute. When the solution is non-ideal, that is the solution is not dilute. When the solution is non-ideal, that is the solution is not dilute. Second लिखो, when the solute undergoes association in the solution, when the solute undergoes association in the solution, third लिखो, when the solute undergoes dissociation in the solution. उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिख लो वेंट ऑफ फैक्टर. नेक्स्ट लाइन से लिखो वेंट ऑफ फैक्टर. इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लो, वेंट ऑफ फैक्टर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन. वेंट ऑफ फैक्टर मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. ठीक है जी, दोबारा सुन लीजिए एक बारी. जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देखी थी, वो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन किन के लिए एप्लीकेबल थी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल थी, नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, नॉन डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इनके लिए एप्लीकेबल थी. अगर आप सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड ले लोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ डिविएट कर जाएगी, है ना. तो अब हमें डिविएशंस ही बेसिकली देखना है. डिविएशन मतलब रियल सिनेरियो हमें पुट करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है. तो रियल सिनेरियो क्या है? एक तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लो आप उठाकर, एसोसिएशन भी कंसिडर करो, डिसोसिएशन भी कंसिडर करो. तो इन तीनों को कंसिडर करने के लिए हम एक वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको आई से डिनोट करते हैं. और वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली होता क्या है, क्या बताता है आपको? मेजर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय, या ऊपर आप ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, और नीचे आ जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है जी, दोबारा सुन लो. एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालोगे, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको थ्योरेटिकली कॉपी में सॉल्व करके निकालोगे. तो इन दोनों का रेशियो भी आपका बेसिकली वेंट ऑफ फैक्टर होता है. आगे देखो आप, हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बोला,
या जो मैंने ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मैं कह सकता हूं यहां पर, चलो नीचे लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बोल दूं, इनवर्स रिलेशन में तो नीचे ही आएगा ना, और ये कैलकुलेटेड है, थ्योरेटिकल है, तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा, तो ये भी बेसिकली आई हो जाता है। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला और देख लो। भाई आपने इधर पढ़ा, जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऊपर वाला डेटा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके निकालोगे, ये वाला डेटा आप कॉपी में सॉल्व करके निकालोगे, है ना भाई। आपने इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब राइट ब्रदर्स के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, राइट ब्रदर्स प्लेन जिन्होंने बनाया था, तो क्या उनका प्लेन पहली बार में उड़ पड़ा था? नहीं ना, पहले भाई उन्होंने प्लानिंग करी होगी ना भाई, बैठे होंगे दोनों, बना रहे होंगे, ऐसे नक्शा बनाएंगे, डायमेंशंस रखेंगे, नॉल जो भी कैलकुलेशंस होती है, उसके बाद उसको उन्होंने अप्लाई करा होगा। उड़ गया तो ठीक है, बढ़िया है कैलकुलेशन, नहीं उड़ा तो उन्होंने फिर एरर फाइंड करा होगा और उस एरर को ठीक कर देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो कॉपी में जो उन लोगों ने करा, अपना जो डेटा पहले बनाया वो थ्योरेटिकल था ना, बाद में उन्होंने रियल सिचुएशन पे अप्लाई करा, वो एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल में कुछ तो डिफरेंस आता है ना। चलो आगे देखो भाई, आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं कह सकता हूं आई का एक और फॉर्मूला बना देता हूं, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, हाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। देखो इधर देखो, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। भाई जब मैंने NaCl को लिया और इसका थ्योरेटिकली निकाला, तो थ्योरेटिकली तो एक नंबर ऑफ मोल्स थे ना, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, यानी कि इस सिर्फ एक इस पे डिपेंड करेगी। बट जब पानी में डाला तो इसने अपने अलग ही जलवे दिखा दिए, पानी में क्या डिसोशिएट कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, इससे जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसको ऊपर रखोगे, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर एसोसिएशन उसको ऊपर रखोगे, और बिफोर डिसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन नीचे रखोगे। तो आई के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, एक याद कर लो, इसे याद कर लो, इसी से ही निकल जाएंगे सारे। ठीक है जी। तो अब आपके सिर्फ छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, और फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मतलब कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के देख लेंगे। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल and comment for the feedback. Thank you.